अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। बच्चों, आज 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ ये वीडियो, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारा जो वर्चुअल क्लास चल रहा होता है वहां से पेश किया जा रहा है। 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश में आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो दरअसल एक ड्रामा है। जी हाँ बच्चों, आज का हमारा टॉपिक द वेलकम। ये वीडियो आप YouTube के BMC EJU उर्दू स्टैंडर्ड 7 इस चैनल पर देख रहे हैं। ये वीडियो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए स्टैंडर्ड 7 माय इंग्लिश बुक 7 का द वेलकम। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले इस स्टोरी के जो इस प्ले के राइटर हैं उनके बारे में। यहाँ पर उनकी तस्वीर आपके सामने है। ये तस्वीर है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की। उनके बारे में लिखा हुआ है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर वाज अ ग्रेट राइटर, म्यूजिशियन एंड थिंकर। ही इज नोन फॉर हिज सॉन्ग्स, पोएम्स, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, प्लेज एटसेट्रा। ओके, राइटर जो है वो है द ग्रेट गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि एक राइटर थे ना। मतलब उन्होंने स्टोरीज भी लिखी हुई है, पोएम्स भी लिखी हुई हैं। ही वॉज अ म्यूजिशियन, वो कंपोजिंग भी करते थे, म्यूजिक भी तैयार किया करते थे। और थिंकर है। थिंकर से मुराद ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी से ऊपर उठ गए ना। आमतौर से इंसान क्या सोचता है कि मैं अपने बारे में सोचूं, मैं स्टूडेंट हूं, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है, मुझे कोई जॉब करनी है, मुझे कोई कोर्स करना है। और फिर उसके बाद क्या होगा, जब मैं किसी जॉब पर लग जाऊंगा या मैं कुछ बन जाऊंगा तो फिर मेरी फैमिली होगी, मेरा घर होगा, मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे। इंसान अपने बारे में सोचता है। लेकिन हमेशा से समाज में ऐसे कुछ लोग रहे हैं जो अपने बारे में कम सोचते हुए पूरे समाज के बारे में सोच रहे होते हैं ना। ऐसे लोगों को थिंकर्स कहा जाता है, जो पूरे समाज के मुतालिक फिक्रमंद होते हैं, गौर खौस कर रहे होते हैं कि हमारे समाज में बेहतरी कैसे आएगी। तो रविंद्रनाथ टैगोर भी ऐसे ही लोगों में शामिल हैं। वो भी एक थिंकर थे। उसके बाद आगे है ही इज नोन फॉर। बच्चों, ये जो वर्ड यूज किया हुआ है नोन फॉर, इसका मतलब होता है फेमस। नोन फॉर का मतलब होता है फेमस फॉर हिज सॉन्ग्स, पोएम्स, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, प्लेज एटसेट्रा। है ना। अलग अलग किस्म की जो लिटरेचर होता है, जो अलग अलग किस्म के, हम जैसा हम लोग हमारी बुक पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं पोएम्स भी होती हैं, सॉन्ग्स भी होते हैं, स्टोरीज होती हैं, प्लेज मीन्स ड्रामाज होते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे थे जिन्होंने सब चीजों में महारत हासिल थी, सबके लिए ही वो फेमस थे। आमतौर से ऐसा नहीं होता। आमतौर से क्या होता है कि एक जो पर्सन होता है वो किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट होता है। अगर कोई पोएट है, कोई शायर है, तो वो सिर्फ पोएम्स लिख रहा होता है। कोई अगर राइटर है जो स्टोरीज लिखता है तो वो सिर्फ स्टोरीज में ही एक्सपर्ट होता है। कोई अगर ड्रामा लिख रहा है तो वो ड्रामाज या प्लेज में ही एक्सपर्ट होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा चीजों में एक्सपर्ट होते हैं और इसके लिए वो फेमस भी हो जाते हैं। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर का ताल्लुक ऐसे ही ग्रुप से है। आगे है द वेलकम इज अ फनी वन एक्ट प्ले in which a young man wants to tell people in his village that he has passed MA, but everybody talks to him about his cat. क्या बता रहे हैं
स्टोरी के बारे में बता दिया कि हमारी जो स्टोरी है वो एक्चुअल में क्या है। उसका टाइटल है द वेलकम, और ये एक फनी वन एक्ट प्ले है ना। फनी मीन्स मजाहिया है, आपको उसे सीरियस नहीं पढ़ना है, बल्कि वो एक तरीके से हंसी के लिए है। और वन एक्ट प्ले है बच्चों, ये एक थोड़ा नया वर्ड आपके लिए आ गया हुआ है, वन एक्ट प्ले। प्ले अभी मैंने उसका मीनिंग ऊपर बताया। प्लेस कहते हैं ड्रामा को, और ड्रामा में आपने देखिए हमारे स्कूल में प्रोग्राम होता है, हमारे स्कूलों में बालक उत्सव होता है, आपके स्कूलों में ड्रामा होता होगा, नहीं होता है तो आगे चलकर आप ड्रामास देख सकते हैं। बहुत सारे ड्रामा के कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। तो ड्रामा में क्या होता है कि जब आप ड्रामा देख रहे होते हैं तो ड्रामे में सबसे पहले तो स्टेज के ऊपर पर्दा लगा हुआ होता है। पर्दा लगने के बाद जब ड्रामा शुरू होता है तो सबसे पहले पर्दे को हटाया जाता है, और पर्दे को हटाने के बाद अंदर वो पूरा मंजर होता है। जैसे किसी घर का सीन है तो घर का माहौल वहां पर नजर आएगा, कोई रास्ते का सीन है तो रास्ते में क्या क्या चीजें होती है वो चीजें वहां पर नजर आएगी, और फिर वहां पर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे सामने हाजिर होते हैं, और फिर वो अपने डायलॉग से बोल रहे होते हैं, और फिर उनके डायलॉग की मदद से हमें स्टोरी समझ में आ जाती है। ओके, तो ये ड्रामा होता है। अब ड्रामा में जब हम वन एक्ट प्ले कहते हैं ना, तो वन एक्ट प्ले का मतलब होता है कि एक ही बात के ऊपर थोड़ी देर में वो ड्रामा फिर खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब ये आप थोड़ा सा आपके लिए एक नई बात है। असल में हम लोग जिस तरह देखते हैं कि हम लोग टीवी पर देखते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे होते हैं, है ना। उसमें हम दो अगर टीवी के प्रोग्राम की बात करें, फॉर एग्जांपल ना, यहाँ पर किसी प्रोग्राम को प्रोमोट करने की या उसके एडवर्टीजमेंट के लिए ये नहीं हो रहा है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए। जैसे दो प्रोग्राम हमारे सामने हैं जो बहुत ही फेमस है। एक है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और एक दूसरा प्रोग्राम है द कपिल शर्मा शो। ओके, ये दोनों प्रोग्राम आपने कभी ना कभी देखा होगा। द कपिल शर्मा शो जो होता है वो एक तरीके से वन एक्ट प्ले है, क्योंकि क्या होता है, एक मर्तबा उसमें पर्दा उठता है और सारी स्टोरीज एक के बाद एक होती चली जाती है। फिर बाद में जो उनके गेस्ट होते हैं वो उनसे बात कर रहे होते हैं, और इस तरह से प्रोग्राम खत्म हो जाता है। जबकि अगर हम तारक मेहता की बात करें तो तारक मेहता में क्या होता है, वो कभी घर के अंदर का सीन बताते हैं, फिर कभी सोसाइटी का बता रहे हैं, कभी बच्चों की स्पोर्ट्स का बता रहे हैं, कभी उनके दुकान के बारे में बता रहे हैं, कभी किसी और के घर के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो अलग अलग जगहों पर जाकर ये सीन बताए जा रहे हैं, जिस जगह पर चेंज हो रहा है उतने एक्ट बनते चले जाते हैं। तो वन एक्ट का मतलब क्या होता है कि एक ही टॉपिक के बारे में पूरी स्टोरी होकर वो टॉपिक वहीं पर खत्म हो जा रहा है, उसमें बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें नहीं हो रही होती। तो यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल, तो ये जो हमारा प्ले है वो भी ऐसा ही वन एक्ट प्ले है, जिसमें जो कैरेक्टर है एक यंग मैन है जिसने अभी अभी MA का एग्जाम पास किया हुआ है ना। MA एग्जाम क्या होता है, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा सुन लें कि जब आप 10th पास करने के बाद आप 11th-12th में जाते हो, 11th-12th में जाने के बाद फिर आप कॉलेज में जाते हैं। कॉलेज में 3 साल जब आप पढ़ते हैं तो आपके पास डिग्री आ जाती है। ओके, 3 साल के डिग्री कोर्स होते हैं, और डिग्री कोर्स करने के बाद अगर आपने जिस सब्जेक्ट में डिग्री किया हुआ है उसी सब्जेक्ट में आप और आगे 2 साल पढ़ते हैं तो उसे कहा जाता है मास्टर डिग्री, और ये सब्जेक्ट वाइज होता है। यहाँ पर ये जो MA लिखा हुआ है ये है मास्टर ऑफ आर्ट्स, इसी तरह MSc होता है मास्टर ऑफ साइंस, इसी तरह होता है ना। ये पहले 3 साल कॉलेज में BA किया होगा, उसके बाद फिर 2 साल और अलग से पढ़ना पड़ता है, उसे MA कहते हैं। तो अब देखिए, एक यंग लड़का है जो 22-24 साल का होगा, उसने कॉलेज में MA कर लिया हुआ है, और उसके विलेज में इतना पढ़ाई का माहौल नहीं है। ऐसे में जब वो अपने गांव में आया हुआ है तो वो क्या चाहता है, लोगों को बताए कि मैंने इतनी पढ़ाई कर ली है, मैं MA पास हो गया हूं। लेकिन
यहाँ पर उसके साथ एक अजीब वाकया होता है। वाकया क्या है, नीचे लाइन में लिखा हुआ है, बट एवरीबडी टॉक्स टू हिम अबाउट हिज कैट। सब लोग उसके कैट के बारे में ही बात कर रहे हैं। इस वजह से वो थोड़ा सा नाराज भी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा राइटर और स्टोरी के ताल्लुक से कुछ टॉपिक, जिसमें हम एक तरीके का इंट्रोडक्शन देख रहे थे, है ना। उसके लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है कि हैव यू एवर हैड सच एन एक्सपीरियंस, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, यानी आप जो कहना चाह रहे हैं वो बातें छोड़कर लोग आपसे दूसरी बातें कर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ है। तो सोचिए जरा, जब आपके पास जिन्हें आप किसी को कुछ कहना चाह रहे हैं और कोई दूसरे लोग जो है आपकी बात ना सुनते हुए अपना ही दूसरी बातें कर रहे हैं, तो हमें कितना बुरा लगेगा। यहाँ पर इस स्टोरी में वैसा ही बताया हुआ है। स्टोरी शुरुआत करने से पहले यहाँ पर वार्मिंग अप एक्टिविटीज दी हुई है, जिसमें इंस्ट्रक्शन है, उसके मुताबिक हमें करना होगा। इंस्ट्रक्शन है, रीड अलाउड द सेंटर स्टेटमेंट एंड द रिस्पॉन्सेस। सेंटर में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आवर टीम हैज वन द मैच, हमारी टीम मैच जीत गई है। अब टीम मैच जीत गई है तो उस पर अलग अलग तरीके से हम रिस्पॉन्स दे सकते हैं ना। कोई आपसे कहेगा कि हम लोग जीत गए हैं, तो इस बात पर आप किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करते हो, आपका जवाब क्या बनता है। तो आप जो जवाब देंगे वो आपके रिस्पॉन्सेस क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सेस दिए हुए हैं, जिनके बारे में पहला है, ओह कांग्रेचुलेशंस, वेल डन। ये क्या है, ये एक तरीके का रिस्पॉन्स है। ठीक है, इस तरह का जो रिस्पॉन्स होता है उसे कहा जाता है अटेंटिव रिस्पॉन्स। अटेंटिव यानी आपने पूरी तवज्जो से उसकी बात को सुना और आपने सही तरीके से उसको रिस्पॉन्स दिया हुआ है। तो हमारा स्टेटमेंट था, ओ आवर टीम हैज वन द मैच, ओ कांग्रेचुलेशंस, वेल डन। दूसरा रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, वाह ग्रेट न्यूज, वी आर प्राउड ऑफ यू ना। दूसरा रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, वाह ग्रेट न्यूज, वी आर प्राउड ऑफ यू। अब ये रिस्पॉन्स किस तरह से होगा, तो उसके बारे में लिखा हुआ है इंथुसियास्टिक। ये एक तरीके से इंथुसियास्टिक है, यानी जोशीले अंदाज में उसका जवाब दिया हुआ है। इसी तरह अगर कोई सिर्फ ये कहता है आई सी कांग्रेट्स, आई सी और कांग्रेट्स कह रहे हैं, तो इस तरह के रिस्पॉन्स को कहा जाता है न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी बहुत ज्यादा खुशी या बहुत ज्यादा जज्बात का इजहार ना करते हुए सिर्फ आपने मुबारकबाद दे दी, ओह कांग्रेट्स। अब अगर कोई इस तरह से कहता है कि आवर टीम हैज वन द मैच और उसके रिस्पॉन्स में कोई कहता है सो व्हाट, तो मैं क्या करूं। तो सोचिए जरा, सो व्हाट, मैं क्या करूं। इस तरह का जब रिस्पॉन्स होता है तो इट इज कॉल्ड इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड, यानी आपको उस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपकी टीम जीत रही है हार रही है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। उस वक्त इस तरह का रिस्पॉन्स होता है। ओके, इसी तरह एक यहाँ पर रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, आई नो योर अंकल वाज द अंपायर, राइट। देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई नो, हाँ मुझे मालूम है, योर अंकल वाज द अंपायर, तुम्हारे अंकल अंपायर थे ना, राइट। राइट यानी सही में ना, सच है ना। एक तरीके से ये जो कमेंट है इसे कहा जाता है, इस रिस्पॉन्स को कहा जाता है सार्कास्टिक। सार्कास्टिक का मतलब क्या होता है, यानी किसी को तंज करना, किसी को उल्टे तरीके से बात करना। ठीक है, सार्कास्टिक। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 5 तरह के रिस्पॉन्सेज हमें बताए गए हैं। पहला है अटेंटिव। अटेंटिव यानी किसी की बात को अच्छी तरह से सुनकर उसका जवाब देना। इंथुसियास्टिक यानी जोशीले अंदाज में उसकी जो भी फीलिंग्स है उसको उसमें शामिल होना। यहाँ पर खुशी का मौका था तो हम एक तरीके से खुशी का इजहार कर रहे थे। नीचे जो लिखा हुआ है आई सी कांग्रेट्स, ये न्यूट्रल है, यानी ना बहुत ज्यादा खुशी का इजहार किया ना आप उससे नाराज भी नहीं है, आपने सिंपली मुबारकबाद दे दी। और इस साइड में जो राइट में 2 लिखे हुए हैं इनडिफरेंट और सार्कास्टिक,
ये एक तरीके से निगेटिव कमेंट्स है, जहां पर आप जो है उस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आपने ऐसा कहा। तो ये कमेंट्स है। इसी तरह एक और एक्टिविटी दी हुई है जिसमें एक दूसरा टॉपिक है, उसके ताल्लुक से भी इसी तरह रिस्पॉन्सेज है। टॉपिक क्या दिया हुआ है, हमारे सामने टॉपिक आ गया, राजू हैज लॉस्ट हिज वैलेट। राजू का वैलेट खो गया है। राजू का जो वैलेट है वो खो गया। अब राजू का वैलेट खो गया है, किसी की कोई चीज खो जाए तो हम क्या कहेंगे, ओ रियली हाउ सैड, हम कहेंगे कि बहुत दुख हुआ कि इस तरह से उसका वैलेट ना, उसमें क्या पैसे होंगे, उसमें कुछ कार्ड्स वगैरह हो सकते हैं, कोई उसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा, एटीएम होगा वगैरह। देन इसी तरह ओह नो हाउ टेरिबल कैन वी हेल्प। देखिए यहाँ पे बच्चों पहले वाले में कहा था हाउ सैड, एक दुख का इजहार किया था, तो ये अटेंटिव है, मतलब आपने तवज्जो से उसका जवाब दे दिया। और जब कह रहे हाउ टेरिबल और उसके आगे और क्या, कैन वी हेल्प, क्या हमें उसकी कोई मदद करनी चाहिए, यानी उसके पैसे गुम गए होंगे, उसके पैसे थे। तो ये भी एक एक्टिविटी है जिसमें जब हम इस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो इस रिस्पॉन्स हम कह सकते हैं इट इज इंथुजियास्टिक, है ना, आपने पूरी तरीके से। और नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है ओ आई सी। अच्छा सिर्फ इतना ही आपने सुन लिया, अरे उसका पैसा चोरी हो गया, बस इतना कहकर आपने कोई सैड और टेरिबल या हेल्प का कोई इजहार नहीं किया, तो इस तरह के रिस्पॉन्स को कहते हैं न्यूट्रल। देन एक है सच थिंग्स हैपन, कैसा हो जाता है किसी का वैलेट जो है वो कहीं पर चोरी हो जाए या गुम हो जाए, तो ऐसा तो होता ही है, यानी आपको राजू से कोई हमदर्दी नहीं है, तो इसे कहा जाता है इंडिफरेंट। और लास्ट वाला जो है वो सार्केस्टिक में आएगा, जो कि बहुत ही निगेटिव है। What else do you expect? He is such a careful person. ना, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत केयरफुल है, बहुत तवज्जो और ध्यान रखने वाला आदमी है? तो ये क्या है, ये सार्केस्टिक कमेंट है। सार्केस्टिक का मतलब क्या होता है, एक तरीके से उल्टा तंज करना, यानी वो ऐसा ही नाकारा है, उसके साथ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको दो चीजें सिखाई गई। पहले वाले में हमें बताया गया एक खुशी के मौके पर किस तरह से रिस्पॉन्स करना चाहिए, और दूसरा जब किसी के साथ कोई बुरा वाकया हो तो कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए। चलिए ये थे कुछ एक्टिविटीज। अब उसके बाद हम आते हैं एक्चुअल ड्रामा पर। ड्रामे की शुरुआत हम करेंगे कर्टेन से, पर्दा हटता है, जहां पर हमारा टाइटल लिखा हुआ है द वेलकम सीन 1। बच्चों सीन का मतलब होता है जगह। यहाँ पर जब आप ड्रामा पढ़ रहे हैं तो सीन का मतलब है किस जगह पर ये वाकया हो रहा है। अगर जगह चेंज हो जाएगी तो उसका सीन नंबर चेंज हो जाएगा। पहला सीन हमारे सामने शुरू होता है। सीन के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि अ विलेज रोड, है ना, सीन कहां पर है, ए विलेज रोड, जैसा कि हमें मंजर में नजर आ रहा है। चतुर्भुज हैज कम बैक टू द विलेज आफ्टर पासिंग हिज एमए एग्जामिनेशन। चतुर्भुज अपना एमए का एग्जाम पास करके वापस आया हुआ है। होपिंग दैट एवरीवन विल मेक अ ग्रेट फज ओवर हिम, है ना, ग्रेट फज ओवर हिम। ग्रेट फज मतलब यहाँ पर कि सब लोग उसकी बहुत इज्जत अफजाई करेंगे, उसको मुबारकबाद देंगे, सब लोग खुश होंगे। तो देखिए होता है ना कि जब हमारे आसपास में कोई बच्चा कोई एग्जाम पास करके आता है या किसी एग्जाम में टॉप करता है तो उसके लिए प्रोग्राम होते हैं, उसको मुबारकबाद दी जाती है। तो यहाँ पर चतुर्भुज को ऐसा एहसास था कि मैंने एमए का एग्जाम पास कर लिया है, जब मैं अपने घर पर लौटूंगा, अपने गांव में जाऊंगा तो सब लोग मुझे मुबारकबाद देंगे। अब आगे है देयर इज अ प्लम्प अफगान कैट विथ हिम। उसके हाथ में एक अफगान कैट है। अफगान कैट से मुराद यहाँ पर कि एक खास किस्म की मोटी सी बिल्ली उसके पास है, जैसा कि यहाँ पिक्चर में हमारे सामने नजर आ रहा है। तो एक मोटी बिल्ली उसके पास है। अब किस तरह से वाकया होता है, तो सबसे पहले एक शख्स हाजिर होता है, नील रतन, है ना, जो लेफ्ट में हमें नजर आ रहा है। नील रतन एंटर का मतलब वो स्टेज के ऊपर हमारे सामने। बच्चों ये जो पूरा वाकया है वो स्टेज के ऊपर आपको दिखाया जा रहा है ना, यहाँ पर आप इसको इस तरह से सोच कर देखिए।
अब नील रतन जब जैसे ही स्टेज पर आता है तो आने के बाद वो कहता है, हेलो देयर चतुर बाबू, व्हेन डिड यू अराइव। क्या कहता है? चतुर बाबू। अच्छा, ये जो चूंकि हमारे जो राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर, वो बंगाल से ताल्लुक रखते हैं और बंगाल में किसी को मुखातिब करने के लिए बाबू का वर्ड ये बहुत आम होता है ना। इसलिए चतुर को उन्होंने चतुर्भुज ऐसा पूरा नाम ना कहते हुए सिर्फ चतुर बाबू कहा कि हेलो देयर चतुर बाबू, व्हेन डिड यू अराइव ना। हेलो देयर से मुराद हम जैसे सलाम करते हैं, हाय करते हैं ना, ये तो हमें पता ही है। कन्वर्सेशन को शुरू करने के लिए हाय और हेलो कहा जाता है। तो उन्होंने पूछा चतुर्भुज, चतुर बाबू, व्हेन डिड यू अराइव, तुम कब आए, यानी तुम जो पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे तो तुम कब वापस आए। तो उन्होंने कहा डायरेक्टली आफ्टर द MA एग्जाम्स वर ओवर आई। और देखिए यहां पर पहले तो उन्होंने कहा डायरेक्टली आफ्टर द MA एग्जाम्स वेर ओवर, जैसे ही मेरे MA के एग्जाम्स खत्म हुए मैं फौरन गांव आ गया। और आगे उन्होंने कुछ कहना चाहा, आए के बाद ये जो डॉट्स लगे हुए हैं इसका मतलब क्या होता है कि वो कुछ कहना चाह रहे थे, और वो कुछ कहना चाह रहे थे उससे पहले ही नील रतन ने वहां पर पूछ लिया, यू हैव गॉट अ फाइन कैट देयर, है ना। चतुर्भुज की बात पूरी होने से पहले ही नील रतन ने क्या पूछ लिया, यू हैव गॉट अ फाइन कैट देयर, कि तुम्हारी बिल्ली तो बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन चतुर्भुज ने अपनी बात कहते हुए कहा, दिस ईयर द एग्जाम्स वर ए वेरी। अब देखिए वेरी के बाद फिर से बात वहां पर रुक गई, लेकिन नील रतन ने बीच में पूछ लिया, टेल मी वेयर डिड यू फाइंड दैट कैट, ये कैट तुमने कहां से खरीदी, है ना, मतलब तुम्हें कहां पर मिली है, ये बिल्ली तुम्हें कहां मिल गई, कितनी प्यारी बिल्ली कहां से मिली है। चतुर्भुज ने कहा बॉट इट। बॉट इट यानी खरीदी है। बाय, बाय आपने सुना हुआ है BUY, बाय यानी खरीदना, तो उसका पास्ट टेंस हो जाता है बॉट। मैंने इस बिल्ली को खरीदा है। अब उस पर आगे, उसके आगे चतुर्भुज ने क्या कहा, द सब्जेक्ट्स आई ऑफर्ड डैश। देखिए यहां पर अभी तक 3 जुमला, पहले उन्होंने कहा आए, लेकिन नील रतन ने बीच में ही एक सवाल कर दिया। फिर उसके बाद वो कहना चाह रहे थे कि द एग्जाम्स वर वेरी, शायद वो ऐसा कह रहा हो वेरी डिफिकल्ट, वेरी इजी, है ना, या वेरी, जो भी वो कहना चाह रहे थे। लेकिन वेरी के बाद ही बीच में नील रतन ने क्वेश्चन पूछ लिया 2 मरतबा। अब यहां पर फिर तीसरा जैसे ही जुमला उन्होंने कहा, द सब्जेक्ट्स आइड ऑफर्ड। अच्छा बच्चों, ये जो डी लगा हुआ है ये एक्चुअल में हैड है, आई हैड। तो द सब्जेक्ट्स आई हैड ऑफर्ड, मैंने जो सब्जेक्ट्स लिए हुए थे, अब इससे पहले कि वो सब्जेक्ट का नाम बता दें, नील रतन ने फिर से क्वेश्चन कर लिया। नील रतन ने क्या पूछा, हाउ मच डिड यू पे फॉर इट, तुमने इसके लिए कितने पैसे अदा किए, यानी तुमने किस कीमत पर इसे खरीदा। चतुर्भुज को अब थोड़ा सा गुस्सा आ गया। उसने कहा, आई डोंट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं है, मैंने इसे कितने पैसों में खरीदा था, मुझे याद नहीं है। नील रतन बाबू आगे उसने क्वेश्चन किया, क्या पूछा, हैज एनीवन पास्ड एनी एग्जाम्स इन आवर विलेज, क्या हमारे गांव में, हमारे विलेज में किसी ने कोई एग्जाम पास किया है, यानी क्या हमारे यहाँ पर कोई ऐसा चेंज हुआ है कि लोग पढ़ाई कर रहे हों, लोग पढ़ते हों और किसी ने कोई एग्जाम पास किया है। तो उस पर नील रतन ने जवाब दिया, ओ लॉट्स ऑफ देम, ओ लॉट्स ऑफ देम, यानी बहुत सारे लोगों ने, कई लोगों ने ये पास किया हुआ है ना, बहुत सारे लोगों ने पास किया हुआ है। लेकिन वो वापस से पूछता है, बट यू वोंट सी अ कैट लाइक दैट इन दीज पार्ट्स, यू वोंट सी, वोंट ये विल नॉट को मिलाकर लिखा हुआ है कि तुम इस तरह की जो बिल्ली है, लाइक दैट यानी ऐसी बिल्ली हमारे इलाके में तुम नहीं देख सकोगे।
तुम्हें ऐसी बिल्ली हमारे इलाके में नजर नहीं आएगी। अब चतुर्भुज उसकी बातों को सुनने के बाद सोच रहा था, खुद से वो कह रहा है ना, ये जो देखिए इस तरह से टू हिमसेल्फ का मतलब क्या होता है कि वो अपने आप से ही बात कर रहा था, खुद से ही वो सोच रहा था, कंफाउंड हिम, ये कैसा शख्स है, ही कांट टॉक अबाउट एनीथिंग बट द कैट, कि वो किसी और चीज के बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहा है, वो सिर्फ बिल्ली के बारे में बात कर रहा है ना। कंफाउंड हिम यानी नाराज हो रहा था। एंड इट डजंट सीम टू मैटर दैट आई हैव जस्ट पास्ड माय एमए, कि मैंने जो एमए का एग्जाम पास किया हुआ है उसके बारे में उसको कोई एहसास ही नहीं है, वो सिर्फ बिल्ली के बारे में पूछता चला जा रहा है। तो इस तरह बार बार बिल्ली के बारे में पूछने पर चतुर्भुज थोड़ा नाराज हो गया, और नाराज होने के बाद वो इस तरह से ना, इस दरमियान नीलरतन वहां से चला गया। अब नीलरतन के जाने के बाद एक दूसरा शख्स वहां पर स्टेज पर हाजिर होता है, जिसके बारे में लिखा हुआ है एंटर द जमींदार, है ना। जमींदार यानी जो वहां का थोड़ा सा अमीर शख्स है वो दाखिल होता है। वो दाखिल होने के बाद डायरेक्टली वो भी उसी तरह से बात करता है कि आज चतुर्भुज, व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन कैलकाटा ऑल दिस टाइम, कि तुम इतने दिनों से जो कैलकाटा, जिसे हम कोलकाता कहते हैं, उसका पुराना नाम कैलकाटा हुआ करता था, उर्दू में हम कलकत्ता कहते थे, ठीक है। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम इतने दिनों से कलकत्ता में क्या कर रहे थे, यानी मतलब वही पूछने का है कि तुमने क्या पढ़ाई की, तुमने कौन सा कोर्स किया, ये पूछने के लिए उन्होंने इस तरह से क्वेश्चन किया हुआ है कि व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन कैलकाटा, तुम इतने दिनों से कैलकाटा में क्या कर रहे थे। तो चतुर्भुज ने उनकी बातों को सुनने, सवाल को समझते हुए फौरन जवाब दिया, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय एमए सर। सर यहाँ पर क्यों कह रहा है, क्योंकि जमींदार एक रिस्पेक्टेड शख्स होता है, तो इसलिए वो सर लगा कर कह रहा है कि मैंने अभी अभी एमए का एग्जाम पास किया है। जैसे ही उसने कहा मैंने एमए का एग्जाम पास किया है, अब जमींदार ने एक क्वेश्चन कर लिया। जमींदार ने क्या क्वेश्चन किया, उसी तरीके से जैसा नीलरतन क्वेश्चन कर रहा था। जमींदार ने पूछा, ओह दिस कैट ऑफ yours इज अ स्टनर, आई मस्ट से। क्या कहा, दिस कैट ऑफ yours इज स्टनर, कि तुम्हारे पास ये जो बिल्ली है ना वो स्टनर है। स्टनर का मतलब होता है बहुत ही प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है, बहुत ही दिलकश है ना। जैसा हम लोग कहते हैं ब्यूटीफुल, हैंडसम, वेरी नाइस, इसी तरह से ये एक वर्ड है स्टनर, यानी बहुत ही दिलकश है। तो दिस कैट ऑफ yours इज अ स्टनर, ये तुम्हारी बिल्ली बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है। आई मस्ट से यानी मैं उसकी तारीफ जरूर करना चाहूंगा। उसके आगे उन्होंने कहा, वाई डोंट यू ड्रॉप बाय माई प्लेस। देखिए जो इतना अगर हम क्वेश्चन ले, वाई डोंट यू ड्रॉप बाय माई प्लेस, कि क्यों ना ऐसा करो कि तुम मेरे घर पर आओ ना। ड्रॉप बाय माई प्लेस का मतलब होता है मेरे घर पर आओ। अब इतना कहने के आगे उन्होंने क्या कहा, विथ योर कैट, तुम्हारी इस बिल्ली को लेकर आना, सम टाइम दिस इवनिंग, किसी भी वक्त शाम में, आज दिस इवनिंग यानी आज शाम में किसी भी वक्त तुम मेरे घर पर इस बिल्ली को लेकर आ जाना। आगे कहते हैं, द बॉयज वुड बी डिलाइटेड, कि घर में जो बच्चे हैं वो इसे देखकर डिलाइटेड हो जाएंगे, यानी खुश हो जाएंगे। अब इतनी बात कहने के बाद, द बॉयज वुड बी डिलाइटेड, बच्चे खुश हो जाएंगे, ये बात जब जमींदार ने कही तो चतुर्भुज को लगा कि शायद उसके एग्जाम के बारे में कह रहे हैं। तो उस पर चतुर्भुज ने कहा, ऑफ कोर्स आई क्वाइट अंडरस्टैंड ना, हाँ जरूर मैं आऊंगा, मुझे ये बात समझ आती है। दे हैवंट सीन मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि बहुत दिनों से उन लोगों ने मुझे देखा नहीं है। नॉट सीन यानी बहुत दिनों से उन लोगों ने मुझे देखा नहीं है।
उस पर जमींदार ने कहा यस आई सपोज सो, कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन उसके आगे उसने क्या कहा, बट वट आई मीन इज, कि मैं जो बात कहना चाह रहा हूं इज इवन इफ यू कांट कम योर सेल्फ, कि अगर तुम नहीं आ सकते, है ना। देखिए यहां पर जमींदार ने क्या कहा कि अगर तुम नहीं आ सकते तो सेंड बेनी राउंड विद द कैट, ना बेनी से इस बिल्ली को ही भेज देना, बेनी के साथ इस बिल्ली। बेनी जो है वो उसके घर का एक छोटा लड़का है, उसके बारे में कह रहा था कि तुम बेनी के जरिए, बेनी के हाथों से इस बिल्ली को ही भेज देना। आई वॉन्ट द बॉयज टू सी इट, मैं चाहता हूं कि घर में जो लड़के हैं वो इसे देखें। यानी वापस से जमींदार फिर से उसी बिल्ली पर आ गया जैसा कि नील रतन बिल्ली की बात कर रहा था। एग्जिट जमींदार, है ना, जमींदार वहां से चला गया। अब जमींदार के जाने के बाद कुछ और कैरेक्टर्स हमारे सामने आ रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकेंगे। इस वीडियो का जो आगे का हिस्सा है, इस चैप्टर का आगे का हिस्सा हम इसी चैप्टर के नाम से उसका पार्ट 2 जब बनेगा उस वीडियो में आप देख सकते हैं, जो आपको इसी चैनल पर नजर आएगा। बच्चों ये वीडियो आप BMC ईजू उर्दू स्टैंडर्ड 7 इस चैनल पर देख रहे हैं। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई बात नहीं समझ आ रही है तो आप हमें कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।